dear students. As you all know, we were discussing about the various micro teaching skills, their components, and how to prepare a micro plan for practicing that particular micro teaching skill. We have already talked about the introduction skill. आज हम चर्चा करेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और ये सूक्ष्म शिक्षण कौशल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। आप सभी जानते हैं कि जब एक अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है और उसके बाद 35-40 मिनट्स तक जो भी सब्जेक्ट कंटेंट का ट्रांजैक्शन करता है या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिसमें कि बालक सीख सके, उनका अधिगम हो सके, उसमें कई ऐसे डिफरेंट इंस्टेंसेस आते हैं जब उसे प्रश्न करने होते हैं। एक हमने चर्चा की प्रस्तावना के समय कि जब जो प्रकरण है, जो पाठ है, उसकी स्थापना करना हो, उसको अनाउंस करना हो स्टूडेंट्स के सामने, तब जो प्रश्न किए जाते हैं उन्हें प्रस्तावना प्रश्न कहा जाता है। उसके अलावा भी जब वो टीचिंग पॉइंट से संबंधित डिस्कशन को आगे स्टार्ट कर रहा हो तो उस समय क्या कुछ बच्चे जानते हैं और क्या कुछ ऐसा है जो उन्हें अब बताना है जिसको वो नहीं जानते। तो इस प्रकार से जब सब्जेक्ट कंटेंट को डेवलप करते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन्हें डेवलपिंग क्वेश्चन कहा जाता है। एक छोटा सा पोर्शन पढ़ाने के बाद जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन्हें रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस कहा जाता है। पुनरावृत्ति करता है पाठ के शिक्षक और पाठ के अंत में जो प्रश्न किए जाते हैं वो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं ताकि शिक्षक ये जान सके कि विद्यार्थियों में अधिगम कितना हुआ है। जो भी ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे एक पर्टिकुलर करिकुलम ट्रांजैक्शन के लिए वो कितने फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए हैं। इससे टीचर को भी फीडबैक मिलता है और स्टूडेंट्स को भी फीडबैक मिलता है कि वो सब्जेक्ट कंटेंट उन्हें कितना समझ में आया। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चनिंग स्किल की, प्रश्न पूछने का कौशल। अब ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं मूल रूप से जब हम इस कौशल के अंतर्गत बात करेंगे तो ये दो तरह के हो सकते हैं। एक को कहा जाता है प्रोबिंग क्वेश्चंस, खोजपूर्ण प्रश्न। खोजपूर्ण जिसमें कि शिक्षक को ये खोजना है कि विद्यार्थी को उस विषय वस्तु के बारे में कितनी जानकारी है और उसके बारे में उसके किस प्रकार के एटीट्यूड्स हैं और वो क्या उसके बारे में और अधिक जानना चाहता है, उसके डिफरेंट जो रिलेटेड और जो सब्जेक्ट मैटर हैं उसके बारे में कितनी जानकारी है। इसके लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम खोजपूर्ण प्रश्न कहते हैं। और जब कभी प्रश्न शिक्षक पूछ रहा हो तो वो एक समय अंतराल पर कितने अधिक प्रश्न विद्यार्थियों से पूछ सकता है उसे हम कहते हैं फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित हैं कि नहीं, एक प्रश्न का जो उत्तर विद्यार्थी ने दिया उसे उत्तर से संबंधित जो अलग प्रश्न है वो शिक्षक ने पूछे कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो मोस्ट प्रोबेबल रिस्पॉन्स होता है वो स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं आता तो टीचर को और अधिक प्रश्न पूछने होते हैं जिनको कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस या पूरक प्रश्न भी कहा जाता है जो कि लेसन प्लान में या माइक्रो प्लान में नहीं लिखे होते। तो इस प्रकार से एक शिक्षक कक्षा में जितने समय कक्षा में रहता है उसमें से बहुत समय जो उसका है वो विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने में लगता है। और ये भी जरूरी है कि ये जो क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछे जाएं वो इस प्रकार से पूछे जाएं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका इंटरेस्ट और ज्यादा उस विषय की ओर बढ़े और दूसरा वो सजग रहें ताकि कक्षा में जो भी उन्हें पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में उनमें भी जो प्रश्न उठ रहे हैं और ज्यादा वो उसके बारे में जो जानते हैं वो सारी बातें शिक्षकों के साथ आदान प्रदान की जा सके। अब आप ये बताइए कि सबसे पहले यदि शिक्षक ने कोई प्रश्न पूछा जो कि विषय वस्तु से ही संबंधित है तो इस प्रश्न के उत्तर में इतनी प्रकार के रिस्पॉन्सेस स्टूडेंट्स की तरफ से हो सकते हैं। जब कोई प्रश्न पूछा गया तो सबसे पहला ये रिस्पॉन्स होता है कि छात्र को उत्तर नहीं आया, देयर इज नो आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट। निरुत्तर है एक छात्र, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी ने जो उत्तर दिया वो गलत उत्तर है, द रिस्पॉन्स इज इनकरेक्ट। तीसरा, जो रिस्पॉन्स विद्यार्थी द्वारा दिया गया वो आधा अधूरा सही है, आधा अधूरा गलत है, आधा अधूरा सही हम कह सकते हैं, इट इज पार्शियली करेक्ट। उसके अलावा कई बार ऐसा हो सकता है कि जो उत्तर दिया गया वो उत्तर जो है वो अधूरा ही छूट जाए। और अंत में हम कह सकते हैं कई बार कुछ प्रश्नों के उत्तर ऐसे दिए जाते हैं जिनका रिस्पॉन्स एकदम सही हो।
तो सवाल और सवाल के प्रत्युत्तर में विद्यार्थी की ओर से कोई जवाब, है ना। तो ये सवाल जवाब की जो श्रृंखला चलती है उसमें इतने प्रकार के अलग अलग रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। कोई उत्तर नहीं, विद्यार्थी उसके बारे में कुछ नहीं जानता, वो निरुत्तर हो जाता है। विद्यार्थी गलत उत्तर देता है, विद्यार्थी आधा अधूरा सही उत्तर देता है, विद्यार्थी आधा ही उत्तर दे पाता है, या फिर विद्यार्थी एकदम सही उत्तर देता है। इन अलग अलग सिचुएशंस में अब शिक्षक को और किस प्रकार के प्रश्न पूछने हैं, वही प्रश्न पूछना कौशल के विभिन्न घटक हैं। और वैसे भी शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इस प्रकार से सवाल पूछे कि वो सवाल जो है वो अपने आप में बिल्कुल संपूर्ण हो, है ना। क्योंकि वो सवाल ही क्या जिसका कोई जवाब ना हो, और वो जवाब ही क्या जो लाजवाब ना कर दे। तो ये बहुत आवश्यक है कि कक्षा में जो प्रश्नोत्तर का एक सिलसिला चल रहा है उसमें स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, और अगर स्टूडेंट्स का रिस्पांस कुछ नहीं भी आ रहा है तो टीचर आखिर कौन से कौशलों का, कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करें जिससे विद्यार्थी उत्तर देने को बाध्य हो जाए। क्योंकि जब विद्यार्थी कक्षा में उत्तर देता है तो उसको एक बहुत सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि हाँ, इसमें से इतना कुछ तो मुझे आता है, थोड़ा सा ही तो और जानना था। तो अपने आप का स्वयं का आकलन भी विद्यार्थी करता है, एक दूसरे के उत्तरों से प्रभावित भी होता है, और ये भी उसको पता चलता है कि दूसरा इस प्रश्न के बारे में क्या सोच रहा है। शिक्षक को भी विद्यार्थियों का आकलन करने में, उनका मूल्यांकन करने में मदद मिलती है, और विषय वस्तु में आगे क्या है जो विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए इसको निश्चित करने में भी मदद मिलती है। यदि विद्यार्थियों की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं आया, कोई उत्तर विद्यार्थियों ने नहीं दिया, तो शिक्षक को विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए, उनको अभिप्रेरणा देने हेतु उनको जो प्रश्न पूछने चाहिए उनको हम कहते हैं प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस। और ये जो प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस हैं ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए होते हैं कि यदि आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं भी जानते हो तो इस प्रश्न का और उत्तर क्या हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा उनको हिंट दिया जा सके। मान लीजिए कि हमने विद्यार्थी से पूछा संतुलित भोजन किसे कहते हैं, और विद्यार्थी बिल्कुल निरुत्तर है, उसे इसका कोई उत्तर नहीं आया। तो अब प्रॉम्प्टिंग के लिए, उसको अभिप्रेरण देने हेतु या उससे कुछ उत्तर निकलवाने के लिए प्रयास करने हेतु शिक्षक को उससे पूछना चाहिए कि आप भोजन में क्या खाते हो। यदि वो बताता है कि मैं दाल और रोटी खाता हूँ तो उससे चावल और सब्जियों के बारे में पूछा जा सकता है। सब्जियों से हमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो विद्यार्थी को ये नहीं पता है कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं, लेकिन जो वो भोजन खा रहा है उसे उससे क्या प्राप्त होता है ये उससे पता है। तो इससे फिर उसे संतुलित भोजन के उत्तर की ओर ले जाया जा सकता है। तो इफ देयर इज नो आंसर, प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस मस्ट बी आस्क्ड। और प्रश्न पूछना जो कौशल है उसका पहला घटक भी यही है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, अगर वो बिल्कुल नहीं जानते हैं, बिल्कुल उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो भी उनसे कुछ उत्तर निकलवाने के लिए, उनको अभिप्रेरण देने के लिए जो प्रश्न कहे जाएं उन्हें प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी का जो जवाब है वो गलत है, इनकरेक्ट आंसर या इनकरेक्ट रिस्पॉन्स यदि स्टूडेंट ने दिया है तो फिर प्रश्न ऐसे पूछे जाने चाहिए जिनको हम कहें सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, विद्यार्थी से और अधिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए, विस्तृत सूचना की प्राप्ति के लिए कि और अधिक उसके बारे में विद्यार्थी क्या जानता है। इस प्रकार के जो प्रश्न किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, अधिक विस्तृत जानकारी को प्राप्त करने के लिए पूछे गए प्रश्न। जैसे कि विद्यार्थी से पूछा गया कि कुछ चुंबकीय पदार्थों के नाम बताओ, और यदि उसने एक नाम लिया है लोहा, है ना, और बस वो चुप हो गया है, ठीक है, या उसने लोहा भी नहीं कहा, मान लीजिए कि उसने कुछ और चीज कह दी है, ऑल पेन या स्टील, अगर कुछ उसने ऐसा कहा है तो उससे और प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि आप चुंबक को स्टील के बर्तनों के निकट लाते हो तो आप क्या देखते हैं। तो विद्यार्थी तब सोच के बताएगा कि हाँ, मैंने देखा कि वो चिपकता है या नहीं चिपकता है। उससे दो तीन और पदार्थों के नाम पूछिए, अगर आप लोहे की कील उसके पास लाते हो, चुंबक के पास यदि आप कागज लाते हो, तो इस तरह का और प्रश्न करके क्या हम और फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो विद्यार्थी से प्राप्त करना चाह रहे हैं, अगर उनका उत्तर गलत है तो ये दूसरा घटक है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। उसके पश्चात कई बार स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो पार्शियली करेक्ट होता है, आधा अधूरा सा सही उत्तर होता है ना, तो उसके लिए जो प्रश्न किए जाने चाहिए उनको हम कह सकते हैं पुनः केंद्रण का प्रश्न, ताकि
ताकि वो अपने दिए गए उत्तर की ओर फिर अपना ध्यान केंद्रित करें और उसके बारे में और अधिक सोचें, विचार करें और तब उत्तर दे सकें। जैसे कि उन्होंने कहा कि लोहा, हम क्यों कहते हैं कि लोहे में चुंबकीय तत्व हैं, तो उसके बाद क्यों आप कहते हो, जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया तो विद्यार्थी उसके बारे में सोचेगा और फिर कहेगा कि हाँ, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोहा जो है वो चुंबक से चिपक जाता है। लकड़ी में और पत्थर में या पेपर में मैग्नेटिक पावर नहीं होती है, इट इज नॉट ए मैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो विद्यार्थी सोचेगा और कहेगा कि क्योंकि वो चुंबक से नहीं चिपकता है इसलिए कहा जा सकता है कि इट इज नॉन मैग्नेटिक, उसमें मैग्नेट वाली प्रॉपर्टीज नहीं है। उसके बाद जब स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो पार्शियली करेक्ट हो या स्टूडेंट का आंसर इनकम्प्लीट हो, तो ये जरूरी होता है कि वो प्रश्न जो है उसका उत्तर स्वयं देने की बजाय आप उस प्रश्न को और दूसरे विद्यार्थियों से पूछें, स्पेशली जब उत्तर जो है वो आधा सही हो या उत्तर जो है वो एकदम अधूरा सा हो। इसके लिए आवश्यक है कि दूसरे विद्यार्थियों से वो प्रश्न पूछे जाएं। इसको कहा जाता है रीडायरेक्शन, यानी विभिन्न विद्यार्थी जो हैं उनकी ओर इस क्वेश्चन को रीडायरेक्ट कर दिया जाता है ताकि मोर एंड मोर पीपल पार्टिसिपेशन कक्षा में हो। एक विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, उसने उत्तर दिया, उसको हमने मोटिवेट किया, उससे उसके बारे में और ज्यादा पूछना चाहा, तो कई बार कक्षा के बाकी विद्यार्थियों को ये लगता है कि हमें उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उनका जो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है क्लासरूम टीचिंग ट्रांजैक्शन में वो बहुत कम हो जाता है, उनका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। वो प्रश्न कई बार ऐसा होता है कि सुनते भी नहीं है। यदि शिक्षक बीच बीच में ऐसा करे कि वो प्रश्न दूसरे विद्यार्थियों से भी पूछे, तो सभी विद्यार्थी पहले कहे हुए विद्यार्थी के उत्तर को भी ध्यान से सुनेंगे और उसके अलावा अन्य विकल्पों के बारे में भी जानना चाहेंगे। जैसे कि शिक्षक ने पूछा किन खाद्य पदार्थों में कैल्शियम होता है, हमें कैल्शियम किस खाद्य पदार्थ से मिलता है, और किसी विद्यार्थी ने यदि उत्तर दिया दूध, तो आप बाकी विद्यार्थियों से भी कह सकते हैं कि अब आप लोग सोच के बताइए और कौन से अन्य अन्य खाद्य पदार्थ होते हैं जिनसे कि हमें कैल्शियम मिलता है। तो प्रश्न वही है, लेकिन अब ये प्रश्न आपने रीडायरेक्ट कर दिया है कक्षा के बाकी विद्यार्थियों की ओर, तो इससे आपको बाकी विद्यार्थियों के क्या विचार है, वो क्या उसके बारे में जानते हैं, उनका दृष्टिकोण बाकी विद्यार्थियों का अन्य का कैसे भिन्न है, तो उसके बारे में हमें पता चलता है। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज जब आते हैं क्लास में, तब जाकर हम ये मान सकते हैं कि मेरी क्लास के जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अधिगम प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से प्रभावी रूप से चल रही है और अपने स्वयं के सीखने के स्तर के अनुसार वे सीख भी रहे हैं और अपने रिस्पॉन्सेस भी दे रहे हैं। इसलिए क्वेश्चंस को रीडायरेक्ट करना जो है वो भी क्वेश्चनिंग स्किल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद ऐसा होता है कि यदि विद्यार्थी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया हो तो उसके बाद बस आपने कहा आपका उत्तर सही है, तो वो विद्यार्थी कहेगा मुझे तो सब आता है, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक विद्यार्थी को ये लगना चाहिए कि कक्षा में मेरे सीखने मेरे जानने के लिए कुछ है। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है कक्षा के बाकी विद्यार्थियों से थोड़ा सा ऊंचा होता है, बौद्धिक स्तर उनका ऊंचा होता है, आईक्यू उनका ज्यादा बेहतर होता है। अगर ऐसे कुछ विद्यार्थी कक्षा में हों तो उनके लिए भी कोई ना कोई टास्क, कोई ना कोई प्रश्न कक्षा में अवश्य पूछा जाना चाहिए ताकि निरंतर सीखने की दिशा में उनमें सकारात्मक अभिवृद्धि होती रहे। आप सभी को पता है एक इंस्टेंस है महाभारत का कि माता कुंती जो है वो जितना भी भोजन होता था उसमें से आधा भोजन पहले भीम को दे देती थी और जो आधा बचा वो भोजन होता था उससे चारों भाई और स्वयं भी भोजन ग्रहण करती थी। वो बराबर जैसा नहीं बांटती थी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शिक्षक को बिल्कुल नाप तोल के ज्ञान बांटना है या प्रश्न करने हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, जिस तरह हमारे शरीर के लिए भोजन, जिसका जैसा शरीर है उसको उस प्रकार का भोजन चाहिए होता है शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए, तो ठीक उसी प्रकार से विभिन्न बालकों का, विभिन्न विद्यार्थियों का मस्तिष्क, जो मानसिक उनकी क्षमता है, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है जिसके अनुसार वो कार्य करते हैं और उनका चिंतन और विचार प्रक्रिया भी उसी प्रकार से होती है, तो उनके लिए भी अलग अलग मस्तिष्क के लिए विभिन्न प्रकार का भोजन ये प्रोवाइड करना भी शिक्षक का कार्य है। तो यदि किसी स्टूडेंट ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है तो बहुत आवश्यक है कि अब उस प्रश्न से संबंधित ही इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, आलोचनात्मक सजगता को जगाने के लिए, ताकि वो आलोचनात्मक रूप से चिंतन कर सकें
उनका उत्तर यदि सही भी है तो वो उसकी समीक्षा कर सकें, उसके बारे में और क्या कुछ, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये किस कारण हुआ, कार्य और कारण के मध्य संबंध क्या है, ऐसा आपने और कहाँ देखा। तो इस प्रकार के प्रश्न उनसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यदि कक्षा में शिक्षक ने पूछा सुनामी किसे कहते हैं और विद्यार्थी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, तो शिक्षक उससे पूछ सकता है सुनामी आने के क्या कारण होते हैं, सुनामी आने से क्या प्रभाव पड़ता है, सुनामी की पूर्व सूचना कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं, हाउ, व्हाई, व्हेन, इस प्रकार के जब और ज्यादा प्रश्न पूछे जाएं तो ये विद्यार्थियों के ठीक उत्तर के संदर्भ में भी उनको उसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए या विचार करने हेतु, चिंतन करने हेतु और फिर अपना उत्तर प्रस्तुत करने हेतु मोटिवेट करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि क्वेश्चनिंग स्किल के दो महत्वपूर्ण भाग जो हैं, एक जिसमें खोजपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा जब प्रश्न पूछे जाएं तो उन प्रश्नों में प्रवाहता हो। प्रश्नों में प्रवाहता का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल रेलगाड़ी की गति से 10 मिनट में बिल्कुल बहुत सारे प्रश्न पूछ लें, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जब आप प्रश्न पूछ रहे हो तो वो प्रश्न इस प्रकार से कंटिन्यूटी लिए हुए, फ्लुएंसी लिए हुए हो कि एक प्रश्न का जो उत्तर विद्यार्थी ने दिया उसी उत्तर से संबंधित फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाए, ताकि कहीं भी कोई प्रश्न जो है वो निरुत्तर सा ना रह जाए। ऐसा नहीं कि आपने प्रश्न पूछा, विद्यार्थी को उसका उत्तर नहीं आता है, आधा सा उत्तर दिया और आप किसी दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ गए। नहीं, ये प्रश्न जो है एक दूसरे के साथ सततता लिए हुए, तारतम्यता लिए हुए और सहसंबंध लिए हुए होने चाहिए। और प्रश्न जो हैं वो छोटे प्रश्न पूछे जाने चाहिए, सरल भाषा में पूछे जाने चाहिए, प्रश्नों को बार बार दोहराना भी नहीं है। यदि शिक्षक कई बार प्रश्नों को दोहराता है तो इससे विद्यार्थी पहली बार सुनना जो है वो बंद कर देते हैं और कई बार दूसरी या तीसरी बार प्रश्न को दोहराने पर उस प्रश्न का विन्यास, द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो जो पहला प्रश्न आपने पूछा और वही प्रश्न अगर विद्यार्थी नहीं सुन पाए हैं और आप दोहराते हैं तो हो सकता है कि आपके प्रश्न का विन्यास ऐसा हो जाए कि वो एक अलग ही क्वेश्चन बन जाए। तो इसलिए प्रयास करना है विषय वस्तु से संबंधित, उनके दैनिक जीवन से संबंधित, उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं जिन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो विद्यार्थी अगर नहीं भी जानता है तो आप उनसे और प्रश्न, फर्दर इंफॉर्मेशन के, उनको बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट करते हुए, उनको मोटिवेट करते हुए प्रश्न किए जाएं। छोटे प्रश्न, सरल प्रश्न, प्रश्नों की भाषा भी सरल हो, प्रश्न जो है वो पूरी कक्षा की ओर पूछे जाएं, विद्यार्थी का नाम लेकर नहीं, रोहित तुम बताओ, तो रोहित के अलावा और कोई फिर प्रश्न सुनेगा ही नहीं। प्रश्न जो है वो पूरी कक्षा की ओर एक समान रूप से पूछे जाने चाहिए और फिर अलग अलग विद्यार्थी जिस जिस प्रकार से रिस्पॉन्स देते हैं, कोई उत्तर नहीं, गलत उत्तर, आधा अधूरा सही उत्तर, अधूरा उत्तर या सही उत्तर, इसके आधार पर अब उनसे और कौन से प्रश्न पूछने हैं उनका निर्णय लिया जाना चाहिए। तो आपने देखा कि क्वेश्चनिंग स्किल जो है, प्रश्न पूछने का जो कौशल है, उसके घटक हैं प्रॉम्प्ट करना, विद्यार्थियों को मोटिवेट करना, और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना, उसी प्रश्न के ऊपर केंद्रित करना, अगर अधूरा उत्तर है, गलत उत्तर है तो उसी प्रश्न के ऊपर केंद्रित करना ताकि वो उसके बारे में और क्या जानते हैं बता सकें। प्रश्न को विभिन्न विद्यार्थियों की ओर डायरेक्ट करना ताकि कक्षा के अलग अलग स्टूडेंट की सोच, विचार, जितना वो सीखे हैं और जिस प्रकार से उनका एक अलग दृष्टिकोण है वो भी पता चल सके, और उसके साथ साथ आलोचनात्मक सजगता को जागृत करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, ताकि विद्यार्थी केवल पुस्तकीय ज्ञान तक या केवल ज्ञान तक ही सीमित ना हो, आगे एप्लीकेशन बेस्ड जो हैं या एनालिसिस और सिंथेसिस के जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जा सके। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि अभी मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि जो क्वेश्चनिंग स्किल है उस क्वेश्चनिंग स्किल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। आपने इन कंपोनेंट्स को देखा। अब मैं ये बताना चाहूंगी कि जब आपने अपनी लेसन प्लान डायरी में इसको लिखना है तो आपको ये किस रूप में लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ऊपर यही लिखेंगे, सूक्ष्म पाठ योजना, माइक्रो प्लान, क्वेश्चनिंग स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, सूक्ष्म पाठ योजना,
प्रश्न पूछने का कौशल। जिनमें हम मूलतः बात करते हैं खोजपूर्ण प्रश्नों की। आप चाहें तो यहाँ पर खोजपूर्ण प्रश्न भी लिख सकते हैं। फिर जो सामान्य जानकारी कक्षा की होती है, कौन सी कक्षा है, उस कक्षा में किस विषय पर और वो कौन सा प्रकरण है, ये बातें। जैसे हमने मान लिया कि हमने लिख दी क्लास 7th या 6th, हम लिख लें, विषय जो है वो हम कर लेते हैं विज्ञान, और प्रकरण जो है वो हम जल के स्रोत चलिए ले लेते हैं। जल स्रोत, या इसके अलावा जल चक्र चलिए हम ले लेते हैं। यहाँ पे जल चक्र की हम यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी ओर आपने बाकी सामान्य जानकारी लिखनी है कि दिनांक कौन सी है, कालांश कौन सा है, और इसकी समयावधि कितनी है। क्योंकि ये जो है पाठ योजनाएं, ये सूक्ष्म जो पाठ हैं उसके लिए तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए इसके लिए जो समय है वो हमने कम रखा है, 5 से 7 मिनट मात्र। और अब क्योंकि आपने जो एक छोटी सी पाठ योजना बनानी है वो एक सूक्ष्म शिक्षण कौशल के लिए है, तो इसको हम सूक्ष्म पाठ योजना कहेंगे, माइक्रो प्लान्स इनको कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि सीधे प्रस्तुतिकरण वाला जो भाग है वहां आप चल रहे हैं, तो आप इस तरह से 2 भागों में बताएंगे। एक तो है छात्राध्यापिका क्रिया, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, और दूसरी तरफ विद्यार्थियों का जो भी रिस्पॉन्स रहेगा, विद्यार्थी क्रिया, स्टूडेंट एक्टिविटी। अब आप जिस विषय वस्तु से संबंधित, जिस कंटेंट से रिलेटेड या जिस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड बातें विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं, उससे संबंधित आप प्रश्न पूछेंगे। और यहाँ पर क्योंकि आप केवल अभ्यास के लिए इस पाठ को बना रहे हैं, तो आप उससे संबंधित 5 या 6 प्रश्न जो हैं उनका निर्माण करें, और उन प्रश्नों के सामने क्या क्या आपको लगता है कि विद्यार्थी उत्तर दे सकते हैं, उनको आप इसके सामने लिखेंगे। जैसे कि मान लो मैं स्टूडेंट्स को यदि बताना चाहती हूँ कि हमारे अभी हम चलो जल चक्र की बात करें तो हम जल चक्र को ही ले लेते हैं। जैसे कि आपने विद्यार्थियों से सबसे पहला प्रश्न किया कि आप जल के कुछ स्रोतों के नाम बताइए, तो आपने यहाँ विद्यार्थियों से सीधे प्रश्न किया है जल के कुछ स्रोतों के नाम बताइए, और उन्होंने नाम बता दिए। सबसे पहले जो नाम सभी के दिमाग में आएगा वो आएगा नदी और कुआं, तालाब भी आ सकता है, समुद्र भी आ सकता है। तो कुछ प्रश्न उन्होंने आपको दिए कि जल के स्रोतों के नाम, तो आप ये मान के चलिए। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि कुछ अन्य स्रोतों के नाम और बताइए, कुछ अन्य जल स्रोतों के नाम। अब ये 2 तरीके से हो सकता है ना। पहला जो हमने क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का जो रिस्पॉन्स आया, उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे हमने क्या किया, उसी क्वेश्चन को या तो हमने रीडायरेक्ट कर दिया कि कुछ अन्य जल स्रोतों के नाम बताइए, या हमने रीफोकस किया है, उसी स्टूडेंट से कहा कि 3 नाम तो तुमने बता दिए, कुछ और नाम भी बताओ। दोनों ही बातें आप देखोगे इसमें, दोनों ही जो कंपोनेंट हैं उसके घटक जो हैं प्रश्न पूछने के, वो दोनों ही इसमें आते हैं, रीडायरेक्शन भी और रीफोकसिंग भी। तो जब आपने पूछा कुछ अन्य स्रोतों के नाम बताओ, तो हो सकता है कि जो विद्यार्थी हैं वो आपको कुछ अन्य नाम बता दें, जैसे कि हमको वर्षा से भी मिलता है जल, तालाब से मिलता है ना, और कुछ स्थानों पर जहाँ झरने देखे हैं या उसके बारे में कोई जानकारी है, तो वर्षा, तालाब और झरनों की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं वर्षा कैसे होती है, वर्षा कैसे होती है। तो जब बच्चों ने स्रोतों का नाम बताया वर्षा, तो आप वर्षा के बारे में ही फर्दर इंफॉर्मेशन विद्यार्थियों से लेना चाहते हैं कि वर्षा कैसे होती है, और बच्चों ने कहा कि वर्षा होती है बादलों से। तो अब आपका प्रश्न हो सकता है बादल कैसे बनते हैं,
बादल कैसे बनते हैं। वैसे कक्षा मैंने यहाँ 7वीं लिखी है, लेकिन अगर मान लो कि यह हम 5वीं या 6ठी कक्षा में पढ़ा रहे हो तो हो सकता है कि अब विद्यार्थी इसके बारे में बिल्कुल निरुत्तर भी हो जाए। कई बार ऐसा हो सकता है, हम चलो मान के चले कि विद्यार्थी इसका उत्तर नहीं दे पाए, वो निरुत्तर हो गए। तो अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन होना चाहिए। तो प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन क्या हो सकता है, जब आप गीले कपड़े धूप में डालते हो तो पानी कहाँ जाता है। अब इसमें जो है, क्योंकि ये प्रश्न प्रॉम्प्टिंग है, पूछ रहे हो कपड़े धूप में डालते हो पानी कहाँ जाता है, तो बच्चा इसमें हो सकता है कि आपको इस प्रकार का उत्तर दे कि पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है ना। अब जब उन्होंने कहा पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तब आप पूछ सकते हैं कि भाप जो है वो उठकर कहाँ जाती है। और अगर वो उत्तर देते हैं कि वो ऊपर आकाश में जाती है, तो आपने कहा आकाश में फिर तापमान कैसा होता है। अगर उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो आप एक उनको उदाहरण देकर प्रॉम्प्ट करते हुए या सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब हम पहाड़ों में और ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में क्या परिवर्तन आता है। वो कहेंगे तापमान कम होता चला जाता है। और जब वाष्प जो है उसे कम तापमान मिले तो क्या होगा। तो ये क्या है, आलोचनात्मक सजगता वाला प्रश्न है क्रिटिकल अवेयरनेस के लिए, कि जब टेम्परेचर कम होगा तो जो वाटर वेपर जा रही है उसमें क्या चेंज आएगा। तो वो बता पाएंगे कि वाटर वेपर जो है, जो गैसियस स्टेट है, इट विल बी कन्वर्टेड बैक इनटू द लिक्विड स्टेट, दैट इज वाटर, है ना। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन प्रश्नों को हम कहेंगे खोजपूर्ण प्रश्न, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं ये शिक्षण बिंदु के विकास के लिए विषय सामग्री को विद्यार्थियों तक बहुत आसानी से पहुंचाने के लिए पूछे जा रहे हैं। और इसे क्लास में स्टूडेंट्स जो है बहुत अटेंटिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, उनकी रुचि जागृत होती है, एक दूसरे के रिस्पांस देते हुए उनमें और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है। कई बार थोड़ा कंपटीशन का भी भाव हो सकता है कि मैं भी उत्तर दूं, तो वो प्रश्नों को ध्यान से सुनते हैं। और एक सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन स्टूडेंट को ये आता है कि मैं तो अधिकतर प्रश्नों के उत्तर जानता हूं, तो वो ज्यादा से ज्यादा सोचने को और बोलने को चाहेगा, है ना। इस तरह से आपने देखा। दूसरा, जब हमने कहा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बड़े शॉर्ट और सिंपल क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द क्लासरूम, कौन सी क्लास है उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, है ना। और फिर उसी के साथ साथ हर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आया है उसी आंसर से रिलेटेड दूसरा प्रश्न है, उसका जो उत्तर आया उसी से रिलेटेड तीसरा प्रश्न। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चंस में फ्लुएंसी है, कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूएशन में क्वेश्चंस हैं, एक बात। दूसरा, जो उत्तर विद्यार्थी दे रहा है उसी के आधार पे प्रश्न पूछना कौशल के अन्य घटकों का इस्तेमाल करते हुए फिर दूसरे प्रकार के घटकों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जहां आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हो, प्रॉम्प्ट कर रहे हो। जब उत्तर नहीं आता है तो थोड़ा सा उत्तर दिया, गलत उत्तर दिया, तो आप फर्दर इंफॉर्मेशन को जानने के लिए और प्रश्न पूछ रहे हो, उसी क्वेश्चन को बाकी स्टूडेंट्स को रीडायरेक्ट कर रहे हो, उसी प्रश्न को उसी स्टूडेंट के पास फोकस कर रहे हो ताकि वो और ज्यादा जानकारी दे। और फिर कई प्रश्न जो हैं वो आलोचनात्मक सजगता से संबंधित होते हैं। जैसे यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती कि ये जो भाप है ना, इस भाप का आकाश में जाकर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ अगर आप चाहें तो एक और कोई उदाहरण हम लेकर और उसके बारे में भी कर सकते हैं, है ना। तो ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं उन प्रश्नों से दो बातें संभव होंगी। एक तो जो शिक्षण बिंदु या जो आप टीचिंग पॉइंट है जो आप उनको ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं उससे संबंधित जो कुछ भी वो जान रहे हैं या जो उन्होंने आसपास देखा है या जो उनके प्रत्यक्ष अनुभव हैं वो इसमें शामिल होते चले जाते हैं, तो स्टूडेंट इंटरेक्शन और पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, टीचर का जो अननेसेसरी व्याख्यान देने में समय जाता है उसमें भी कमी आती है, क्योंकि व्याख्यान आपने देखा कि वो वन साइडेड होता है। ये भी आपको ध्यान देना है कि किससे संबंधित आप प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि बिल्कुल नया टॉपिक आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में उनका पूर्व जानकारी जो है यदि वो बिल्कुल न के बराबर है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो पूछने से क्लास में इंटरेक्शन वाला जो वातावरण है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कक्षा 7वीं की हम बात करते हैं, विषय हमने यहाँ बात कर ली हिंदी, है ना, और हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं
संज्ञा। ठीक है, तो इसमें आप विद्यार्थियों से सबसे पहला प्रश्न पूछ सकते हो। एक दो विद्यार्थियों को उठाकर अपना नाम बताइए। मान लीजिए विद्यार्थी ने नाम दिया कि मेरा नाम रोहित है ना। तो या तो आप रोहित से ही पूछ सकते हो या आप किसी दूसरे विद्यार्थी से भी नाम पूछ सकते हो। फिर पूछ सकते हो आपके गांव का नाम क्या है। और यदि उसने किसी स्थान का नाम लिया, मान लो उसने कहा कि मेरे गांव का नाम चमोली है, वैसे चमोली डिस्ट्रिक्ट है, हमें कोई गांव का नाम और सोचना चाहिए। मुझे भी चमोली गांव का नाम कुछ याद नहीं आएगा, है ना, आप लोग उसको सोचिए। ठीक है, तो गांव का नाम क्या है आपने पूछा। फिर उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि आप विद्यालय किस साधन से आते हैं। और विद्यार्थी जो है इसमें हो सकता है कि उत्तर दें, कोई कहे कि मैं बस से आता हूँ, कोई कह सकता है कि मैं साइकिल से आता हूँ, कोई कह सकता है कि मैं टेम्पो से आता हूँ। ठीक है, इसी से फिर और आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि कक्षा में आपको क्या वस्तुएं दिखाई देती हैं या कौन सी वस्तुएं हैं, या आप लिखने के लिए किसका उपयोग करते हो। और यहाँ अगर उन्होंने नाम दे दिया, मान लो कि टेबल है ना, या पंखा है, ठीक है, वो उन्होंने बताया। अब आप इसी से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हो कि रोहित, चमोली, बस, टेबल और पंखा, है ना, ये सब हमें किसके बारे में बताते हैं, ये सब क्या हैं। तो वो कहेंगे कि ये सब नाम हैं। ये किसके नाम हैं, तो ये व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम हैं। ओके, फिर उससे संबंधित आप बता सकते हैं कि व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नामों को संज्ञा कहा जाता है। तो यानी ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो विद्यार्थियों को ही विषय वस्तु से संबंधित ही, लेकिन किसके लिए बता रहे हैं, जिसमें कि वो जो कुछ भी जानते हैं उसके बारे में वो कह सकें, और जो जानकारी उन्हें नहीं है वो जानकारी उनको शिक्षक के द्वारा दी जा सके। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने प्रश्न पूछने के कौशल के लिए पाठ योजना किस प्रकार से बनाई जाती है वो बनाई। ठीक है, अब इसका मैं अभ्यास कैसे करना है इसका एक सरल सा उदाहरण दे देती हूँ, है ना। अब इसमें आप ये मान के चलिए कि आपको प्रस्तावना नहीं करनी है, क्योंकि आपको तो प्रश्न पूछना जो है कौशल उसी का अभ्यास करना है। तो प्रश्न पूछने कौशल का जब आपने अभ्यास करना है तो आपने सबसे पहले तो लिख दिया कौन सी कक्षा है, कौन सा विषय है, और इसके साथ साथ आप विज्ञान में ही हम मान लीजिए कि पृथक्करण की विधियां, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो जब आप अभ्यास करोगे तो ऊपर ये भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। सीधे आप कक्षा में आए, आपने ये लिखा और आप विद्यार्थियों से फिर प्रश्न कर रहे हैं। उन प्रश्नों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप ये एक अभ्यास कर रहे हैं कि प्रश्न पूछने का जो कौशल है इसका मैं किस प्रकार से अभ्यास करूं, ताकि जब मुझे वास्तविक कक्षा की गतिविधियों में, कक्षा की जो परिस्थितियां हैं वहां जाना हो, तो मैं विद्यार्थियों के साथ धारा प्रवाहिता से और प्रश्न पूछना कौशल के विभिन्न घटकों का संपूर्ण उपयोग करते हुए कैसे विद्यार्थियों से प्रश्न पूछूंगा। विद्यार्थियों बताइए कि जब कभी जो वस्तु जिसको हम हाथ से उठा सकते हैं या उसका आकार बड़ा होता है, कई एक साथ मिल गई हों, तो हम उन्हें कैसे एक दूसरे से अलग करेंगे। विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि हम उनको हाथ से उठाएंगे। हाथ से उठाने की विधि को क्या कहते हैं, उन्होंने उत्तर दिया हैंड पिकिंग। कई बार वस्तु का अगर आकार बड़ा ना हो या वो पाउडर फॉर्म में हो या उसका आकार बहुत छोटा हो, तो उन्हें अलग अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपको गेहूं और आटा दोनों को एक दूसरे से अलग करना हो। कई बार जब हम गेहूं पिसवा के लाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ कुछ उसमें गेहूं के दाने हैं, तो उससे तो रोटी अच्छी नहीं बनेगी। अब हमको उस आटे में से गेहूं के दानों को अलग करना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे। विद्यार्थी उत्तर देंगे कि हम उसके लिए
छलनी का उपयोग करेंगे, है ना। तो छलनी के उपयोग से क्या होगा, आटा जो कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म है वो छलनी से नीचे चला जाएगा और जो छोटे छोटे आकार के गेहूं हैं वो ऊपर रह जाएंगे। आप इसी तरह से पूछ सकते हो, आपने अलग अलग तरह की छलनियां देखी होंगी, तो बच्चे कहेंगे कि हाँ, कुछ का साइज जो है वो ऐसा होता है कि बड़े और छोटे दानों को एक दूसरे से अलग कर सकता है। इसी तरह से जब बजरी को छानते हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन उन्होंने देखा होगा, तो उसमें भी थोड़ा मोटा होता है ताकि केवल बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर से हैं वो अलग हट जाएं और बाकी जो है रेतनुमा जो बारीक सा है वो नीचे चला जाए, है ना। इसी तरह से जब हम चाय छानते हैं तो वो उसमें डबल लेयर्ड छलनी होती है जिससे कि केवल लिक्विड जो है वो नीचे जा सके, जो भी सॉलिड चाय पत्ती हो चाहे वो कितनी बारीक ही क्यों ना हो, वो छलनी के ऊपर रह जाती है। तो दूसरी जो विधि है वो है सीविंग। इसी के आगे आप पूछ सकते हो कि यदि नमक जो है वो पानी में घुल जाए तो हम नमक को पानी से कैसे अलग करेंगे, या नमक के स्थान पे आप चीनी का नाम ले सकते हो कि यदि शक्कर घुल जाए तो उसको हम उससे कैसे अलग करेंगे। तो सबसे पहले तो चीज है कि आमतौर पे तो यह अलग होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, यदि उसको हम रखें काफी समय तक और उबालें तो क्या होगा, पानी पानी तो उड़ जाएगा स्टीम बन के और नीचे जो नमक है वो रह जाएगा। अगर रेत मिली हो पानी में तो क्या करोगे, कुछ देर के लिए कंटेनर को वैसा ही छोड़ देंगे, है ना। क्यों छोड़ेंगे, अब ये क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं, दैट इज रीफोकसिंग। क्यों पानी और रेत जो मिला हुआ है उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये रीफोकसिंग का क्वेश्चन है। हो सकता है कि स्टूडेंट्स उत्तर दें क्योंकि रेत जो होती है वो भारी होती है, उसके कण थोड़ा बड़े होते हैं, तो वो नीचे की ओर बैठ जाएगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमको पानी को धीरे से ऊपर से टिल्ट करके ग्लास को और अलग हटा लेना चाहिए। तो यहाँ हम डिकेंटेशन की भी बात कर सकते हैं, है ना, फिल्ट्रेशन की बात की, डिकेंटेशन की बात की। तो इस तरह से डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनको, और इसमें अगर वो सीनियर क्लास है, 7th क्लास या अगर 8th या 9th क्लासेस की हम बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की भी बात हो सकती है कि जब गैस फॉर्म्स हो रही हैं तो गैस को कैसे कलेक्ट करते हैं, ये सारी की सारी। तो अब डिपेंड करता है कि कौन सी कक्षा में किस विषय के अंतर्गत आप कौन सा प्रकरण जो है विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, उस प्रकरण के बारे में, उस विषय वस्तु शिक्षण बिंदु के बारे में उनको पहले से क्या जानकारी है, वो अपने आसपास के वातावरण में क्या देखते हैं उससे संबंधित प्रश्न किए जाएं। इससे कक्षा में विद्यार्थियों का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। एंड आस्किंग क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज द ओनली वे वी कैन इवेल्युएट व्हाट ऑल स्टूडेंट्स नो। विद्यार्थी आखिर जानते क्या क्या हैं, इसका मूल्यांकन करने का, इसका पता लगाने का ये तरीका जो है ये सबसे अधिक कारगर है। और इससे विद्यार्थी जो हैं जिनको कुछ नहीं जानते हैं, नहीं वो उत्तर दे पा रहे हैं, तो उनको भी क्लास के मेन स्ट्रीम में शामिल करते हुए और सीखने के उचित अवसर देते हुए उनको भी जो इंटरेक्शन की प्रोसेस है उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो आप पाठ योजना जो है, सूक्ष्म पाठ योजना, प्रश्न पूछने के कौशल की बनाने का प्रयास कीजिए और अभ्यास भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।